बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी बड़े अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर हेरिडिटी बेस्ड एक रिवीजन सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अक्सर ही बच्चों को इस चैप्टर से लगता है डर। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हो तो बने रहो इस सेशन के साथ, क्योंकि आज मैं डिस्क्लोज करने वाली हूं कि कौन से पेपर में इस चैप्टर में से आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और कितने मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकालें और नोट डाउन करें कि हमें कौन से जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। आपको इस चैप्टर में से 7 नंबर में पेपर पूछा जाने वाला है, तो वो 7 मार्क्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, चलिए देखते हैं। तो जो आपका सेक्शन ए होता है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है, या उसमें रीजन असर्शंस आपको देखने को मिलती हैं। तो इस चैप्टर में से भी आपको 1 से 3 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। आपको 1 से 3 जो है वो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो 3 नंबर आपके यहां से कवर होते हैं। इसके आगे आपसे 4 मार्क्स में एक केस स्टडी पूछी जाने वाली है, जिसको आपको पॉइंट्स में कवर करना होगा। मतलब उसके अंडर आपको 4 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, तो उनमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो पहले 2 कंपलसरी होंगे और जो एक क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। तो केस स्टडी इस चैप्टर में से आपको देखने को मिल सकती है। तो केस स्टडी जो होगी वो आपकी 4 मार्क्स में रहेगी। तो टोटल इस चैप्टर में से आपको 7 मार्क्स का पेपर आना है। 7 मार्क्स आपके यहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम यही जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कवर करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि इस चैप्टर में से हमें अगर केस स्टडी आती है तो उसके बेसिस पर हमें कौन कौन से क्वेश्चन या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं एमसीक्यूज। स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन्स द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमंस। कहते हैं इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है जिससे एक बेबी का जो सेक्स है वो पता चलेगा। तो पहला ऑप्शन है ऑटोसोम्स इन द एग, दूसरा है ऑटोसोम्स इन अ स्पर्म, सेक्स क्रोमोसोम्स इन द एग, सेक्स क्रोमोसोम्स इन द स्पर्म। पहले तो ये बात जान लो, कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं। क्रोमोसोम्स 2 तरह के हैं, एक है ऑटोसोम्स और दूसरे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो आपकी बॉडी के बेसिक डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपके हेयर के टेक्सचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, आपके आइरिस के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, स्किन टोन के लिए, है ना। जबकि वहीं पर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो ह्यूमन के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कि वो एक मेल होगा या फिर वो फीमेल होगी। तो अभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर इन्हीं ऑप्शंस के बेसिस पर देना है। पहले क्रोमोसोम्स का क्लियर हो गया आपको। अभी हम आगे देखते हैं कि जो एग स्पर्म का सीन है वो क्या है। एक बात जान लो, जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनके पास एक ही तरह का एग होता है, तभी हम उनके लिए लिखते हैं XX। अब जो मेल्स होते हैं उनके पास क्योंकि 2 तरह के स्पर्म होते हैं, उनके लिए हम लिख देते हैं XY। X भी एक तरह का स्पर्म है और Y भी एक तरह का स्पर्म है, ठीक है। तो और जो उनके पास एग है वो सिर्फ XX टाइप के, ठीक है। इतनी बात याद रख लो। अब उसके बाद देखो, अब ऑटोसोम का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर सेक्स के साथ, तो पहले 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, चाहे फिर वो एग की बात हो चाहे फिर वो स्पर्म की बात हो। अब हमें देखो एक बात यहां से देखो कि सेक्स क्रोमोसोम इन एग, कि जो भी सेक्स क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम्स ही है, ये एग के पास है, ये हमने बोला कि ये स्पर्म्स है, ठीक है। अब एक एग ये है, एक एग ये है। अब जिस भी एग के पास हम बात करें, दोनों के पास ही एक्स जो क्रोमोसोम है उसकी वजह से ऑलवेज जो है वो फीमेल पैदा होनी है। अब जो अगर हम बात करें इसकी, तो इसके पास एक्स क्रोमोसोम भी है, वाई भी है। अब अगर यहाँ से x आता है और यहाँ से तो x आना ही है, तो XX की वजह से यहाँ से फीमेल बेबी या गर्ल बेबी का बर्थ होना चाहिए। अगर y और x का कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ से
जो है वो मेल बेबी का बर्थ होना चाहिए, ठीक है, या बॉय बेबी का बर्थ होना चाहिए। तो अब हमें क्या पता चला कि एक मेल जो है उसके जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं या उसके जो स्पर्म्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक बच्चे का सेक्स क्या होगा। तो अब हमें किस ऑप्शन के साथ जाना है, कमेंट सेक्शन में बताएं जरा। हमें जाना है ऑप्शन डी के साथ। तो ऑप्शन सी तो क्योंकि एग की बात कर रहा है, वहां तो एक ही तरह के एग्स हैं, तो हम इस ऑप्शन को मार्क नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये है क्रॉस के बेसिस पर। इफ अ टॉल प्लांट, देखो जीनोटाइप का क्या मतलब होता है, जीन टाइप मतलब जीन किस टाइप का है, वो हेटेरोजाइगस है, वो होमोजाइगस है, कैसा है वो, ठीक है। जब जीन के टाइप की बात होगी तो हमें क्या पता चलेगा, हम कहेंगे जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। अगर हमें यहां से जीनोटाइप दे रखा है तो बस हमें क्या करना है, क्रॉस बनाना है। हमें क्या करना है, क्रॉस बनाना है। तो देखो इफ अ टॉल प्लांट, अगर एक टॉल प्लांट कहते हैं जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, उसको क्रॉस कर दिया जाए डिवॉर्फ प्लांट के साथ, उसको कैसे क्रॉस कर दिया, टॉल प्लांट को डिवॉर्फ प्लांट के साथ, कहते हैं फिनोटिपिक रेशो क्या होगी। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है बच्चों, फिनोटिपिक मतलब फिजिकल टाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस, वो बाहर से कैसे दिखता है। अगर हाइट की बात हो रही है तो हाइट कैसी दिखती है, कलर की बात हो रही है तो कलरेशन कैसी है, पोजीशन की बात हो रही है तो पोजीशन कहां पर है। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे फिनोटाइप पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन देखो क्या है कि आपने बताना है अगर ऐसा कुछ क्रॉस बनता है तो फिनोटिपिक रेशो F1 जनरेशन में क्या होगी। F1 जनरेशन जो पहली जनरेशन बनेगी क्रॉस के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। देखो अगर आप इसका क्रॉस बनाते हो तो गैमीट्स कैसे लिखोगे, इसके गैमीट्स आपने इस साइड लिख दिए और इसके आपने इस साइड लिख दिए, ठीक है। अगर आप इनका क्रॉस करोगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि कैपिटल लेटर आगे लिखना है। तो कैपिटल लेटर से हम डोमिनेंट ट्रेट को जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, सिंपल मल्टीप्लाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो ये बोल रहे थे कि जो कैपिटल टी वाला है वो कौन सा है, टॉल प्लांट है, और जो स्मॉल टी वाला है वो कौन सा है, डिवॉर्फ प्लांट है। अब हमारे पास तो बहुत ही डिफरेंट सीन आया है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहां से हमें याद रखना है जब भी कभी आपने डोमिनेंट जीन को लिखना होता है तब आप वहां पर दो वेज यूज कर सकते हो। आप डोमिनेंट को कैपिटल लेटर्स के साथ भी लिख सकते हो अगर वो प्योर कंडीशन में है, अगर वो हाइब्रिड है तो वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के साथ भी लिखा जा सकता है। तो जो पहला ही लेटर है वही डिसाइड करता है कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो उससे हमें पता चलता है। तो अब यहाँ पर सारे के सारे फिर क्या हो गए, क्योंकि टॉलनेस ऑलवेज डिवॉर्फनेस के ऊपर डोमिनेट करती है, तो यहाँ पर F1 जनरेशन में जितने भी पौधे आए हैं वो सारे के सारे, चाहे उनका जीनोटाइप अपने पेरेंट से डिफरेंट है, बट वो सारे क्या हैं, वो टॉल है। टॉल तो ये भी था, टॉल ये भी है। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी था, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब देखो यहां से कहते फिनोटिपिक रेशो क्या होगी F1 जनरेशन में। देखो फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर आपने जीन्स को काउंट करना है तो उनकी रेशो बतानी है। तो यहाँ पर तो सारे के सारे ऑल फोर आर क्या, टॉल। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ऑल टॉल होंगे। 1:3 वाला सीन नहीं है, 3:1 वाला भी नहीं है, 1:1 वाला भी नहीं है, हमारे पास सारे के सारे टॉल हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। आगे हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, इन मेंडल एक्सपेरिमेंट द ट्रेट दैट डिडंट अपीयर। कहते हैं इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द ट्रेट that didn't appear in F1 generation but reappear in F2 generation is known as। कहते अगर एक ट्रेट पहली जनरेशन में ना आए, फर्दर उनकी जो सेकेंड जनरेशन में आ जाए, तो उस ट्रेट को हम क्या बोलेंगे, क्या हम उसको डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे। अगर तो डोमिनेंट होती तो फिर वो पहली जनरेशन में आ जाती, क्या हम उसको रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। जी हाँ, हम उसको रिसेसिव बोलेंगे। जो रिसेसिव ट्रेट होती है वो अक्सर क्या होती है, वो एक जनरेशन में
पास तो हो जाती है बट वो शो नहीं होती। अगर फिर आप उन्हीं ऑफस्प्रिंग्स में क्या करवा दो, क्रॉसिंग करवा दो, तो आपको जो जनरेशन मिलेगी उसमें आपको कैसे ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, आपको ऐसे भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे जिनके पास रिसेसिव ट्रेट होगी। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं शो हुआ था वो आपको सेकेंड जनरेशन में शो हो सकता है। तो यहाँ पर हम उसे क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि अगर एक प्लांट है उसके पास रेड कलर के फ्लावर हैं और दूसरा जो पौधा है उसके पास व्हाइट कलर के फ्लावर हैं, अगर उनका क्रॉस करो तो उनका एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो F1 जनरेशन में, तो पिंक कलर आ जाए। ऐसा तो हमने कोई इंटरमीडिएट तो पढ़ा ही नहीं 10th क्लास में। ये तो आपको +2 का एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, ये आपसे नहीं पूछे जाने वाला। तो आपको नन ऑफ दीज और कोडोमिनेंस को छोड़ना है, डोमिनेंट ट्रेट को भी छोड़ना है। रिसेसिव इसका सही आंसर है, वो मैं अभी आपको करके भी बताती हूँ कि कैसे होगा। देखो मेंडल ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। लेट्स सपोज उसने क्या करा, टॉल प्लांट को डवार्फ के साथ क्रॉस किया, करा था उसने। तो उसने क्या देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन आई थी F1 जनरेशन, उसमें तो सारे के सारे ऐसे जीनोटाइप वाले आए थे, सारे के सारे ऐसे जीनोटाइप वाले आए थे और सारे के सारे टॉल थे। तो जबकि अगर क्रॉस में अगर हम देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करने पर हमारे पास कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी तो आ रहा है। तो मतलब कैपिटल टी का क्या मतलब है कि टॉलनेस के साथ जो डवार्फनेस, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है, पास तो वो भी हो रहा है मगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अगर इसी का हम फर्दर क्रॉस बनाएं, मतलब इसकी सेल्फिंग करवा दें, अगर आप इसकी सेल्फिंग करवा दो तो जो F2 जनरेशन बनेगी यहाँ से, उसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये जो स्मॉल टी है जो पहले यहाँ पर उभर कर नहीं आ रही थी, अब यहाँ पर इसने अपना एक्सप्रेशन दे दिया। अब जब इसने एक्सप्रेशन दिया है तो वो किस जनरेशन में दिया है, वो F2 में दिया है। यही तो वो बोल रहा है कि F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो कैरेक्टर कौन सा है जो हमें स्मॉल टी के साथ बताना है, डवार्फनेस, जो कि रिसेसिव है, वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा। जब आपने सेल्फिंग करवाई तो F2 जनरेशन में ये एक्सप्रेस कर गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एलील रिसेसिव है। रिसेसिव कैरेक्टर बच्चों तभी आता है जब दोनों के दोनों एलील क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पर रिसेसिव एलील आया है, उसने अपना एक्सप्रेशन दिया है, तो वो F2 जनरेशन में रीअपीयर हुआ है, तो वो कैरेक्टर कौन सा हुआ, फिर वो रिसेसिव ट्रेट है। वो कौन सा कैरेक्टर है, वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट। आगे हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप रिप्रेजेंट अ प्योर डोमिनेंट ट्रेट। जब भी बच्चों प्योर वर्ड पढ़ो, प्योर का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, तो मिलावट मतलब क्या है यहाँ पर, जब आपके पास डिफरेंट तरह के एलील्स हैं वो मिलावट है, ऐसे याद कर लो। जब आपके पास सेम टाइप के एलील्स पड़े हैं, जैसे मैं लिख दूं कैपिटल टी, ये क्या है, प्योर टाइप। चाहे मैं रिसेसिव वाले स्मॉल टी लिख दूं तो ये भी क्या है, प्योर टाइप। अगर मुझे कोई मानो वॉलेट कलर के लिए लिखना है, अगर मानो मुझे ब्लू कलर के लिए लिखना है, तो मैं कैपिटल बी अगर लिख रही हूं तो ये क्या है, प्योर एलील्स है। और जो ये है स्मॉल बी, क्योंकि मैं यहाँ पर रिसेसिव कंडीशन बता रही हूं, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्योर फॉर्म है। इम्प्योर क्या होगा, मतलब मिलावट क्या है, हाइब्रिड क्या है, उसमें क्या होगा, अगर मैं लिख दूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे लिख दूं, ये वाला इम्प्योर नहीं है। ठीक है, ये तो प्योर है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है हाइब्रिड। ठीक है, या फिर मैं लिख दूं ऐसे, ये भी क्या है, एक हाइब्रिड है। ठीक है, ये प्योर फॉर्म नहीं है। इसी कंडीशन को, प्योर वाले को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये कौन सी कंडीशन बन जाती है फिर, होमोजाइगस कंडीशन। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सी बनती है, हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है, ये भी देखने को मिलेगा आपको।
ठीक है। होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। जब दो डिफरेंट तरह के एलील्स हैं तो वो कंडीशन कौन सी है, वो कंडीशन है हेटेरोजाइगस। अगर दोनों एलील सेम है तो वो कंडीशन क्या है, वो है होमोजाइगस। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है भाई, अब तो तुम बता दोगे, मुझे पता है तुम लोग इंटेलिजेंट हो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप रिप्रेजेंट अ प्योर डोमिनेंट ट्रेट। प्योर डोमिनेंट बताना है। जब भी हम कभी कैपिटल लेटर्स लिखते हैं तो हम उससे क्या सिग्निफाई करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। जब भी हम स्मॉल लेटर्स लिखते हैं तो उससे हम क्या बताते हैं, रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट पूछा है, अब बता दो फिर तुम। कैपिटल टी माने डोमिनेंट। ये ऑप्शन लगाना है, ये नहीं लगाना, क्योंकि ये क्या है, ये प्योर स्टेट नहीं है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ये क्या है, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट नहीं है। प्योर तो है मगर रिसेसिव है, तो हम ये तीनों ऑप्शन करेंगे अब के लिए इग्नोर। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि ब्लड ग्रुप के बेसिस पर है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। ये कभी कभार आपको 2 मार्क्स में वैसे थ्योरी में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो फिर अगर एक एमसीक्यू आ जाए, 2 यहाँ से आ जाए, 4 नंबर में केस स्टडी आ जाए, तब भी आपके 7 नंबर पूरे हो जाएंगे, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन कैसा रहेगा। कहते हैं एक मैन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी मैरिज एक वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके साथ होती है। उनका जो बच्चा है, देयर चाइल्ड हैज अ ब्लड ग्रुप ओ। कहते हैं एक मेल जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी मैरिज हुई ब्लड ग्रुप ओ वाली फीमेल के साथ। उनका जो बच्चा आया उसका ब्लड ग्रुप था ओ। अब हमें क्या जानना है, देयर चाइल्ड हैज अ ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द मैन। हमें जानना है कि आखिर जो ये बच्चा है इसका जो ब्लड ग्रुप ओ है, इसका ब्लड ग्रुप ओ कैसे आ गया, इसके पप्पा का जो जीनोटाइप है वो क्या था, ये हमें जानना है। अब हमें ब्लड ग्रुप ओ पता चल गया, हमें क्या लेना है किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, मगर हमें पेपर में तो काम आएगा ना। चलिए जान लेते हैं कैसे हुआ। देखो क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप ए होता है ना, उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है कि हम लिखें IA और ब्लड ग्रुप ए के लिए लिख रहे हैं, और दूसरा वे है कि IA और स्मॉल आई लिख दें। कभी कभार कैपिटल आई लगा करके ऊपर 0 लिख देते हैं, बच्चे उसको ओ पढ़ते हैं। वो ओ नहीं होता, वो 0 होता है, मतलब वहां पर कोई भी एंटीजन नहीं है। आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं, उनमें से एक आरबीसी भी होता है। उस आरबीसी को आदत है अपने सरफेस के ऊपर चीज़ों को उठा करके भागने की। वो अपने सर पर कभी कभी ए उठा करके भागता है और कभी कभी वो बी उठा करके भागता है, कभी कभी दोनों ही उठा करके भागता है। जब ए उठा करके भागता है तब हम बोल देते हैं कि जो वो इंसान है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। जब वो बी उठा करके भागता है आरबीसी उसका, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। जब ए बी दोनों को लेकर के भागता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाता है बच्चों, ए बी। ठीक है, अगर उसके पास कोई भी नहीं है, निकम्मा है उसका आरबीसी, कुछ भी नहीं उठाता, तब क्या है, तब उसका ब्लड ग्रुप होगा बेटा ओ। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कौन सा एंटीजन सरफेस के ऊपर आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप होता है। अब उन्हीं एंटीजेंस को हम ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, अगर ए लिखा है तो हमने बता दिया कि ब्लड ग्रुप उसका क्या होगा, ए। अगर ए लिखा है और दूसरा हमने खाली बोला है, सिर्फ ए को उठा करके भाग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ग्रुप फिर से क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, मैंने बोला वो क्या है, उसका आरबीसी क्या है, निकम्मा है, वो उसको हम क्या लिख देंगे, उसको हम लिख देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। चलो यहाँ पर भी मैं आपकी आसानी के लिए ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, 0 मानना है, इसको नहीं मानना। ठीक है, ऐसे लिख दो आप। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, क्रॉस बनाना है, क्योंकि हमें बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है। देखो मम्मी और बच्चे का तो हमें पता चल गया, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, उनको लिखने का तरीका भी एक ही है। अब हमें बताना है कि पापा का जो ब्लड ग्रुप है, इनमें से कौन सा जीनोटाइप वो कैरी करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे, आपको कैसे करना होगा, आपको क्रॉस बना करके देखना होगा। अगर पहले हम इसको इसके साथ प्योर वाले को प्योर वाले से क्रॉस करेंगे, क्या होगा बच्चों, क्या होगा बताओ मुझे। हमें
जैसे टॉल एंड डवार्फ वाले में, जैसे टॉल एंड डवार्फ वाले में हमें हाइब्रिड मिल गया था बट वो टॉल ही आया था, वैसे ही ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। मानो ये बात तुम मेरी, नहीं यकीन करके देखें फिर। देखो फिर मैंने क्या किया, क्रॉस करवाया तो उसके गैमीट्स बना लिए ऐसे, इसके गैमीट्स मैंने इधर लिख दिए, ठीक है, और इसके जो गैमीट्स हैं इसके मैंने इस साइड लिख दिए, ठीक है, ऐसे। जब मैंने क्रॉस किया, मल्टीप्लाई करा, ब्लड ग्रुप ए जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, ओ के ऊपर, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, सभी बॉक्सेस में ऐसा ही आएगा। तो देखो आप ब्लड ग्रुप कौन सा आया भाई, कमेंट सेक्शन में बता दो आप जल्दी से। तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। तो ये तो हमारा जो है वो केस गलत हो गया, तो ये केस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो मतलब ये वाला ऑप्शन हम पिक नहीं कर सकते। इसके साथ ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहां पर चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये भी चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो तुम, अब यहां पर मैं इसको क्रॉस करूंगी तो ये आएगा, मतलब ब्लड ग्रुप हमारे पास फिर से क्या आ गया, ए। इसको करोगे ब्लड ग्रुप ओ बन गया, ठीक है, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है। इसको इसके साथ करोगे फिर से ब्लड ग्रुप आपका ए आ जाएगा, और इसको इसके साथ करोगे फिर से ब्लड ग्रुप ओ आ जाएगा। मतलब 50% चांसेस इस तरीके से हमारे पास ब्लड ग्रुप ए के आने के हैं, और 50% चांसेस हमारे पास कौन से हैं, ब्लड ग्रुप ओ के आने के हैं। तो ये हमारा जीनोटाइप जो है फादर का हम कंसिडर करेंगे। तो देखो ऑप्शन में क्या ये है, देखो ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है बच्चों। इसका तो मतलब जो दोनों स्मॉल आई है इनका मतलब यही है, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, फादर का भी ओ हो गया तो मदर का भी ओ है, तो फिर तो बच्चे का डेफिनेटली ओ ही होगा, ठीक है। उन्होंने ए बोल रखा है ना हमें स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर हमें ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं, ऑप्शन ये हमारा सही है क्योंकि ये ऐसे ही है, स्मॉल आई का मतलब यही है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। तो अगर आपको ये जो लेक्चर है वो वर्थ लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और अगर आपको फर्दर चैप्टर्स के ऐसे ही रिवीजन सेशंस चाहिए तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। देखो चैप्टर हेरिडिटी पढ़ रहे हो भाई, हेरिडिटी की डेफिनेशन नहीं आती, क्या ही करें तुम्हारा, आई गेस इतना तो पता ही होगा। तो हेरिडिटी क्या होता है बच्चा, हेरिडिटी है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब पेरेंट्स से जो हमें कैरेक्टर्स मिले हैं वो क्या है, वो हेरिडिटी है। जो ट्रांसमिशन हम में हुई है कैरेक्टर्स की हमारे पेरेंट्स से, वो क्या है, हेरिडिटी है। जो हमसे आगे हमारी जनरेशन्स में भी जाएगा वो भी कैरेक्टर्स का पास होना हेरिडिटी ही कहलाएगा। क्या शायरी की है मैंने। चलिए देखो, द स्टडी ऑफ ट्रेट दैट आर सिमिलर अक्रॉस स्पीसीज, नहीं ऐसा नहीं है भाई, कोई जो स्पीसीज में सिमिलैरिटी है कैरेक्टर्स की उसको नहीं बोलते। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये बात बनी, यही तो हम ढूंढ रहे थे। तो ऑप्शन बी हम पिक करेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। स्टडी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, नन ऑफ द अबव, इनमें से तो कुछ भी नहीं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ह्यूमन विच पेयर, ओ इन ह्यूमन, सॉरी इन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ह्यूमंस विच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, देखो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है
कि सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, इस पे क्वेश्चन आता है ऑलवेज, ठीक है। तो आपने देखना है, देखो जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो एमसीक्यूज में वो या तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस पर रहेंगे, या फिर आपसे जो अभी परसेंटेज वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज बेसिस पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको जीनोटाइप पूछा जा सकता है। आप इसको बोलेंगे कि गेस करो कि जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या है, जो अभी हमें ब्लड ग्रुप वाला किया है ना। तो वैसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही क्वेश्चन यही होंगे, मैं ऐसा बोल रही हूँ क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ऐसे ही। तो इस बात में बड़ा अंतर है। तो बट अगर ये रिवाइज कर लिया तो वो क्वेश्चन आसान है आपके लिए, ठीक। क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स में से कौन सा पेयर जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ह्यूमंस में रिस्पॉन्सिबल है। बताओ 21st पेयर, 23rd पेयर, 22nd पेयर, 24th पेयर, बताओ कौन सा पेयर है ये, बताओ। देखो हमें क्या पता है कि ह्यूमंस के पास कितने पेयर होते हैं, कितने पेयर होते हैं। हमें पता है कि ह्यूमंस के पास पर सेल कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, 46। उनमें से अगर पेयर्स की बात करें तो 23 टोटल पेयर्स होते हैं, 23 टोटल पेयर्स होते हैं। 23 में से हमारे पास एक पेयर जो होता है 23rd, वो क्या है, वो सेक्स को डिटरमिन करता है। रेस्ट 22 ऑटोसोम्स होते हैं। तो हम क्या बताएंगे कि 23rd पेयर जो है वो ह्यूमंस में सेक्स डिटरमिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए तो हम लिखते हैं 22 प्लस XX या फिर 22 प्लस XY, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन बी। क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। What is the probability of producing a heterozygous individual in the offspring when the two heterozygous जिसका जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t है, वो इंडिविजुअल्स को हम क्रॉस करवाते हैं। बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना आपने, बस इन्होंने क्या बोला, कहते हमें प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस बता दो, परसेंटेज बता दो कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आएगा अगर आप ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या करवा देते हो, क्रॉस करवा देते हो, ठीक है। अब क्या करो, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस करवाओ तो रिजल्ट क्या आएगा, आपको भी पता है क्या आएगा। आपको पता है कि हमारे पास आंसर आएगा कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। अब यहाँ से जो आपके पास कैपिटल T है वो क्या बताता है, टॉलनेस, कैपिटल T स्मॉल t भी टॉलनेस, फिर से कैपिटल T स्मॉल t भी टॉलनेस, स्मॉल t डिवॉर्फनेस। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो ये कैरेक्टर प्योर है, होमोजाइगस है, ये भी प्योर है, होमोजाइगस है। कैपिटल T स्मॉल t वाले डिफरेंट हैं, ये खराब है, तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो जो ये कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t वाला है, उसकी हमें क्या बतानी है, परसेंटेज बतानी है। देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, तो इनकी क्या है, हर एक जो बॉक्स है वो 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, कैपिटल T स्मॉल t वाले कितने हैं बॉक्स, 2, तो 25 कितना हुआ, 50। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के मतलब ऐसे इंडिविजुअल के पैदा होने के चांसेस कितने हैं भाई, 50% हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इन अ पी प्लांट आर नॉट स्टडीड बाय मेंडल। कहते हैं मेंडल ने कौन सी ट्रेड्स को नहीं पढ़ा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जब मैंने आपको हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको मेंडल की जो 7 ट्रेड्स थी उनके बारे में बताया था। अगर आप अभी के लिए भूल गए हो तो वहां से आप रिकॉल कर सकते हो, मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो वहां से आप याद कर लेना, ठीक है। तो देखो सीड कलर की डेफिनेटली बात करी थी, पॉड कलर की भी बात करी थी, सीड की शेप की भी बात करी थी, पॉड की भी शेप की बात करी थी, 4 कैरेक्टर्स तो हो गए। फिर उसी प्लांट के फ्लावर्स के कलर की बात करी थी, 5 कैरेक्टर हो गए। फिर फ्लावर की पोजीशन की बात करी थी, 6 कैरेक्टर हो गए। पौधे की हाइट की बात करी थी, 7 कैरेक्टर हो गए। तो यहाँ से हमने देखा कि कौन से 7 कैरेक्टर थे। अब वही उसमें से देख लो, देखो कहते पी प्लांट का कौन सा नहीं स्टडी करा मेंडल ने, सीड कलर तो करा भाई, पॉड की शेप भी करी थी, फ्लावर की पोजीशन भी करी थी, स्टेम का टेक्सचर नहीं करा था, स्टेम की हाइट हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन छोड़ेंगे क्योंकि ये तो पढ़े थे, तो ऑप्शन डी नहीं पढ़ा। तो
तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने यही पूछा है कि बताओ कौन सा कैरेक्टर जो है मेंडल ने वो स्टडी नहीं करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज नोन एज इट्स। मैंने बताया था जब भी कभी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अगर जीन के टाइप की बात करते हो, कौन सी डेनिम पहनी है ये नहीं, कौन सा जीन कौन सा कैरेक्टर कोड कर रहा है उसकी बात कर रही हूँ। अगर जीन टाइप की बात करो तो फिर हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। ठीक है बच्चों, तो देखो तो जीनोटाइप तो नहीं होगा, ठीक है। एलील भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। फिर ट्रेट कैरेक्टर को बोलते हैं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वी आर डन विद आवर एमसीक्यूज। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके साथ ही हमारा सेशन होता है एंड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ही रिविजन लेक्चर्स चाहिए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको नोट्स एंड पीडीएफ जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रेलेवेंट टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।